Hello student, I am Dr. Chitrarekha Tiwari, Professor of Chemistry from SIRT College. आज हम सिलेबस जो है जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसमें जो इसका सब्जेक्ट कोड है वो BT101 है। अब इसके अंदर अगर हम स्टार्ट करें सिलेबस के लिए तो हमारा जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 लेक्चर और 2 प्रैक्टिकल हैं और 4 क्रेडिट्स हमें और सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में अर्न करने हैं। सिलेबस में हमारे पास 8 यूनिट्स हैं और ये 8 यूनिट्स जो हैं वो वाटर एनालिसिस, बॉयलर प्रॉब्लम, उसके साथ साथ हमारे पास बॉयलर प्रॉब्लम के अलावा अगर देखा जाए तो लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन, पॉलीमराइजेशन, फेज इक्विलिब्रियम, करोजन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, एप्लीकेशंस एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, यही है। अगर हम इनकी स्टडी करना स्टार्ट करें तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास वाटर एनालिसिस जो है ये इस यूनिट और सेकंड पार्ट दोनों ही वाटर का ही पार्ट है। आपने वैसे देखा होगा कि आप नेचर में वाटर 70% है और 77% लगभग दिखाई देता है जो पानी है। यहाँ पर हम उसकी क्या स्टडी करने वाले हैं, स्पेशली मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगी। अगर हम किसी भी वाटर की स्टडी करें तो सबसे पहले हमको सोर्सेस पता होना चाहिए, उसके इम्प्योरिटी पता होनी चाहिए। आपने ये चीज़ें पहले से एक बार स्टडी की हुई है। आप 10th 11th में आप ये पढ़ के आए कि हार्डनेस क्या होती है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस कौन सी होती है पानी के अंदर, टेम्परेरी या परमानेंट हार्डनेस होती हैं उसके अंदर, और अगर उनकी यूनिट्स किसके थ्रू उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन कौन सी यूनिट्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, ये इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम एनालिसिस करते हैं का पार्ट क्या है, तो एनालिसिस का पार्ट है यहाँ पे कि हम हार्डनेस को कैसे एनालाइज करेंगे, कौन सी हार्डनेस है उसमें, टेम्परेरी या परमानेंट। अगर हम एनालिसिस करेंगे तो कौन सी मेथड के थ्रू करेंगे, सो डिटर्मिनेशन ऑफ द हार्डनेस बाय द EDTA मेथड हम यहाँ पे करेंगे। अगर पानी के अंदर अल्कनिटी प्रेजेंट है, मैंने ट्रीटमेंट करें और देखें कि अल्कलाइन है कि नहीं है, नेचर कैसा है इसका, बेटर टेस्ट है कि नहीं है। तो अगर हम अल्कलाइन नेचर माने उसके अंदर हाइड्रोक्सिल या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि उसका ट्रीटमेंट जो है अल्कनिटी डिटर्मिनेशन करेंगे इस पानी का। दूसरा, इसी पानी को हम इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, स्टीम जनरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम शुगर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, हम इसे पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, हम इसे साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के साथ साथ हम इसे इंडस्ट्रियल पर्पज़ में बहुत ज़्यादा स्टीम जनरेशन पर्पज़ के थ्रू यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम इसे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। सो इसीलिए हम ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल होंगे उनको भी देखेंगे। अब इसी के साथ साथ अगर पानी के अंदर हार्डनेस है तो हम उस हार्डनेस को किस तरह से रिमूव करेंगे, उसके लिए हम सॉफ्टनिंग मेथड्स अप्लाई करेंगे। अगर हार्डनेस है तो हम सॉफ्टनिंग मेथड को अप्लाई करेंगे और हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए कौन कौन सी हम सॉफ्टनिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे, ये चीज़ है। अगर हमको सॉफ्टनिंग मेथड हमें यूज़ करनी है तो उसमें है हम लाइम एंड सोडा को यूज़ करेंगे, है ना। लाइम एंड सोडा के साथ साथ हम इसमें जियोलाइट मेथड या फायनेक्शन मेथड के थ्रू हम उसे सॉफ्टन करेंगे। अब ये सॉफ्टन वाटर तो है, अगर हम बॉयलर में यूज़ करते हैं स्टीम जनरेशन पर्पज़ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार जब पानी को बॉयल किया जाता है तो उसमें कंटेंट ऑफ सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण बॉयलर में ट्रबल डेवलप होने लगती है। क्योंकि कंटेंट जब सॉल्ट का ज़्यादा इकट्ठा होगा तो बाइकार्बोनेट्स जो हैं वहाँ हार्डनेस प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो इसके कारण स्लज, अगर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स इसमें प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, बॉयलर ट्रबल डेवलप होगी। तो पहले स्लज का फॉर्मेशन होगा, वो क्लॉक डेवलप करेगा और इससे स्टीम का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन स्टीम अच्छी तरह से फ्लो नहीं होगी। फिर यही इसके स्लज जो है स्केल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब ये जब हार्ड एंड स्टिकी हो जाएगी तो लूज एंड स्लिमी है तो स्लज है, अगर ये हार्ड एंड स्टिकी हो गई तो स्केल्स में कन्वर्ट हो गई। अब अगर इसी के साथ साथ इसमें एक और ट्रबल है, उसे भी हम बॉयलर ट्रबल का ही नाम देते हैं। अगर मान लीजिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है पानी के अंदर तो वो बॉयलर में करोजन या रस्ट डेवलप कर लेगी उसका इनर वाला बॉयलर में। अगर मान लीजिए उसमें फैटी ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट है तो उसमें प्रिमिंग एंड फोमिंग डेवलप होनी है, वेट स्टीम प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, फोम डेवलप होने लगेगा। अगर मान लीजिए उसमें CO2 प्रेजेंट है और साथ में वहाँ पे NOH भी डेवलप हो जाए
तो NaOH अगर प्रोडक्शन होता है तो कास्टिक इन नेचर, यहाँ पे कास्टिक इन ब्रिटलमेंट डेवलप मैंने हेयर क्रैक डेवलप होने लगता है इनर वॉल ऑफ बॉयलर में। तो ये जो चारों प्रॉब्लम है इन्हें हम बॉयलर ट्रबल्स के नाम से जानते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जो यूनिट होगी वो है लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन। अब इस लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन में हम कौन कौन से लुब्रिकेंट होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, अलग अलग मशीनरी, लाइट वेट मशीनरी, हैवी वेट मशीनरी, हैवी लोड वेट मशीनरी के लिए अलग अलग लुब्रिकेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट में डिस्कस करेंगे कि वो लिक्विड लुब्रिकेंट है या सॉलिड है या सेमी सॉलिड है। अगर मान लीजिए कि इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा, उनकी यूजेस क्या हैं और उनको डिटरमिन कैसे करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को, मतलब कौन कौन से लुब्रिकेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमिन की जा सकती है। तो अब यहाँ पर है जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो है फ्लैश एंड फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, एनिलीन पॉइंट, एसिड वैल्यू, एसिड नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर, स्टीम इमल्शन नंबर। तो हम इन जो मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी है इनको आइडेंटिफाई करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल में इससे पहले वाले में बताया था। और इसी तरह से प्रैक्टिकल के पार्ट को मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट के आपको प्रैक्टिकल में इससे पहले भी उसमें भी बताया आपको। मैं अभी नेक्स्ट में जाऊंगी, तो अभी नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेक्चर बनाऊंगी उसमें आपको फिर से एक बार ये चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। देन है पॉलीमर, आपने नाम सुना होगा, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन आपने इस 11th-12th में नाम सुना है। पॉलीमर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप है कि हमारे चारों तरफ पॉलीमर ही पॉलीमर है, जिसके कारण हम उसमें डूब रहे हैं समझ लीजिए। मतलब हम शुरुआत होती है तो हमारी पॉलीमर से होती है, हमारे पास मग चाहिए, हमें पेस्ट चाहिए, हमें पेन चाहिए, हमें बैग चाहिए, हमें व्हीकल चाहिए, हमें चेयर चाहिए, हमारे बेंचेस चाहिए, मैंने सब जगह हमको पॉलीमर ही दिखाई देता है। तो पॉलीमर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी उसकी बहुत बढ़ रही है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर की स्टडी एंड क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ लेंगे। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन में हम फ्री रेडिकल पॉलीमर या फिर आयनाइजेशन या फिर आयनिक पॉलीमराइजेशन की स्टडी करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो पॉलीमर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास प्लास्टिक, दूसरा है फाइबर एंड थर्ड हमारे पास है तो प्लास्टिक जो है थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, नेचुरल फाइबर भी होता है, नेचुरल में है, नेचुरल है, और सिंथेटिक भी होते हैं फाइबर। इसके अलावा हमारे पास है रबर जो है वो भी नेचुरल और सिंथेटिक रबर होती है। इन सब के हम स्टडी करेंगे। तो हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की भी, जो पॉलीमर आसानी से सड़ा गला के दोबारा उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उन्हें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जैसे भी कहा जाता है। सेलुलोज आपने नाम सुना है, स्टार सुना हुआ है, और PVC, PMMA, टेफ्लॉन, ये हमारे पास जो हैं वो कैसे हैं, ये थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। नायलॉन 6 थर्मोसेटिंग फाइबर है, और फिनोल फॉर्मल्डिहाइड भी थर्मोसेटिंग है। इसके अलावा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड भी थर्मोसेटिंग है। ब्यूना N और ब्यूना S जो है हमारे पास रबर है। तो हम वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर भी पढ़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर के ऊपर डिपेंडेड है। जैसे जैसे हम सल्फ़र के कंटेंट को या क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाते हैं रबर के अंदर, तो सॉफ्ट रबर हार्ड रबर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वुल्कनाइजेशन, आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं इन सबको डीप में जाकर पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। नेक्स्ट हम यूनिट है हमारे पास फेज इक्विलिब्रियम एंड करोजन। सो दिस फेज इक्विलिब्रियम एंड करोजन में हम फेज्ड सिंगल कंपोनेंट सिस्टम और डबल कंपोनेंट सिस्टम माने बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ेंगे। जो सिंगल कंपोनेंट सिस्टम होगा उस पर हम फेज रूल को अप्लाई करेंगे, जैसे वाटर सिस्टम, और जो बाइनरी सिस्टम होगा जिसे हम यूटैक्टिक सिस्टम भी कहते हैं, या फिर अलाज सिस्टम, कॉपर और सिल्वर दो उसके अंदर लें तो वो मिक्स कर दे, दोनों को गर्म किया जाए तो वो अलाज फॉर्म होगा यूटैक्टिक सिस्टम। सो दिस रिड्यूस फेज रूल इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। हम इन दोनों की स्टडी करेंगे। फेज रूल क्या है, वो कौन कौन से फेज रूल हैं, दोनों फेज रूल पढ़ेंगे, उन दोनों का एक एक एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे सिस्टम के ऊपर। अब दूसरा हमारे पास है करोजन। करोजन क्या है, तो ये करोजन एंड किसी भी मेटल को अगर ओपन में छोड़ दिया जाए तो एयर के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। वो मेटल ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट हो गया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल। सो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, और अगर व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद द वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज़ नोन एज करोजन। तो यहाँ पर मेटल करोड हो जाएगी, और इसके टाइप्स कितने हैं, मैकेनिज्म कैसा होगा, मतलब किस टाइप से वो एक्ट करेगा और उसका प्रिवेंशन कैसे करें, ये यहाँ देखा जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास।
स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, माने स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्पेशली हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वर्क करते हैं उसको पढ़ेंगे। एंड देन वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई होता है उसको देखेंगे। सो हमारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशली हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लास्ट है जो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा 11th और 12th में, वो ये पार्ट इनऑर्गेनिक का पार्ट था आपका, और आपने श्योर पढ़ा होगा। अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल का पार्ट था, फेज रूल फिजिकल का पार्ट था, लेकिन ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम स्पेशली अभी तक आप पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज़ एटम, है ना, आयंस क्या हैं, एटम क्या है। सो एटॉमिक आयनिक साइज़ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस कैसे होते हैं, वाइब्रेशन जैसे हम पढ़ेंगे SPDF ऑर्बिटल्स की एनर्जी और उसके एटम के बारे में स्टडी करेंगे। एटम पीरियोडिक टेबल में उनका पोजीशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये सब हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। सो थैंक्स।